हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से प्ले करना एंड सेफली प्ले करना। और आज होली के दिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स निकली हैं, बहुत अच्छी हैं, बिना गेट के हैं ये। और 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। ओके। साइंटिस्ट की पोस्ट है और साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। तो मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा इस बारे में, बट वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत नॉलेजेबल लगेगा ये वीडियो। और अगर इस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो का तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आप कुछ गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह पे आप कुछ वीडियोस नहीं बना रहे हो जो आजकल निकल रही हैं एंड सॉ ऑन। कड़वी बात बोलूंगा लेकिन सच्ची बात तो यही है भाई, निकल ही नहीं रही थी तो मैं बनाता कैसे, है ना। लेकिन अब भर भर के निकलेंगे गवर्नमेंट जॉब्स, भर भर के। इसका एक टेक्निकल कारण भी है, इलेक्शन सिर पे है। इलेक्शंस आ रहे हैं तो बहुत गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेंगी। और अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं आपको हर गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता रहूंगा आगे आने वाली टाइम में। ठीक है, चलो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमित खुराना, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो हमारा डायरेक्ट में आता हूँ अपनी पॉइंट पे। ये है जी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी। ठीक है, एनआईसी डिपार्टमेंट में ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं अभी, देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट्स। ठीक है, ओके। और ये सीधा इन्होंने लिख दिया है, देखो, वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। कोई गेट नहीं, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अभी पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन अभी एनआईसी के बारे में, ये आप लोग पढ़ लेना, है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सब चीजों में। 1976 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी एंड सो ऑन। और इसका जो ये पीडीएफ है ये मैं आपको लिंक में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट कर दूंगा, ये लिंक में दे देंगे तो आप आराम से पूरा पढ़ लेना इसको। मैं फटाफट से आपको बताता चला जाता हूँ। तो देखो भाई, NIELIT, इसके बारे में आपने सुना होगा, पहले भी वैकेंसीज निकली थी। तो ये एक यू कैन से ये सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करवा रही है और ये फिलअप करवाएगी पोस्ट फॉर एनआईसी। देखो इन्होंने लिखा हुआ है, NIELIT इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट इन एनआईसी। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट आपकी एनआईसी की ही है, बट जो करवा रहा है वो है NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, ओके। अब देखो कितना बम्पर भर्ती है भाई, इस तरह की भर्तियां आपको सुनने को नहीं मिलती जनरली। साइंटिस्ट बी की पोस्ट है टोटल 71, मैंने तो नहीं देखी आज तक। और अनरिजर्व 30 अनरिजर्व पोस्ट, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और पे स्केल देखो भाई, गैजेटेड, सबसे पहली बात तो ग्रुप ए की पोस्ट है, ये गैजेटेड पोस्ट है। लेवल 10 में आपको पे बैंड मिल रहा है। 56,100 इज द बेसिक पे। अब ये मत बोल देना सर 56,000 की सैलरी और आप 1 लाख कह रहे थे। ऐसा नहीं है भाई, ये बेसिक पे होती है 56,100। और इस पे जब आप मतलब डीए लगेगा और भी बहुत कुछ लगेगा, टीए मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो सब मिला जुला करके 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी बैठेगी, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है भाई, है ना। साइंटिफिक ऑफिसर या इंजीनियर जिसको आप बोलेंगे, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ये भी गजेटेड पोस्ट है। इतनी गजेटेड पोस्ट निकलती नहीं है जनरली, लॉटरी है ये आप लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन नजदीक है, बहुत वैकेंसी निकलेंगी और हर वैकेंसी पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स देना बस इस वीडियो को। ओके जी, और ये देखो भाई 196 पोस्ट और अनरिजर्व्ड 81, बहुत ज्यादा होती है 81। और साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ये ग्रुप बी की है, दैट इज नॉन गेस्टेड, और लेवल 6 में आता है। ये लेवल 7 में था और ये लेवल 10 में था। ठीक है, और ये 35,400 के अराउंड इसका स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा। तो अराउंड आप समझ सकते हो 80 to 90,000 के अराउंड आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। तो इन दोनों में तो 1 लाख प्लस है भाई। ठीक है, और यहाँ पे 80 to 90,000 बनेगी आराम से। और टोटल पोस्ट देखो 331 है और अनरिजर्व 134 है। इतनी वैकेंसीज निकलती नहीं है जनरली। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ। और ये बाकी आप पूरा पढ़ लेना भाई, है ना। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन सब के लिए सब कुछ इन्होंने प्रॉपर बता रखा है। ये आप अपने आप चेक कर लेना, मैं अनरिजर्व के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो यू कैन चेक दिस आउट, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आ रहे हैं अगली स्लाइड पे। ओके जी, तो अब देखो भाई, हाँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया भाई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर साइंटिफिक बी। तो जो हमारी ये जो ग्रुप ए वाली और ग्रुप बी वाली पोस्ट थी, ये साइंटिस्ट बी वाली ये थी, सॉरी, हाँ, ए। ये ग्रुप ए जो पोस्ट थी, पे बैंड लेवल 10 वाली। ठीक है, ये साइंटिफिक बी, साइंटिस्ट बी के लिए। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या देखो भाई, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब बीई चलेगी।
या बीटेक चलेगी, सिंपल है भाई। बाकी तो आप अपना देख सकते हो भाई, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या है, एसोसिएटेड मेंबर ऑफ AIME भी चलेगी, है ना, AMIE बोलते हैं ना, AMIE, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। तो ये आई थिंक पता होगा आप लोगों को, मतलब बीटेक के इक्विवेलेंट मानते हैं हम इस चीज को, है ना। और MSc चलेगा या MCA होना चाहिए एंड सॉन। तो मतलब मेन बात जो इंजीनियर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बीटेक वाले चलेंगे, बस सिंपल बात है। और किस में चलेंगे ये देख लो, फील्ड भी इन्होंने बताई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, कंप्यूटर साइंसेज में हो, कम्युनिकेशन में हो, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, मतलब साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब बहुत सारे इन्होंने डिपार्टमेंट्स दिए हैं। तो आई होप आप इनमें से जरूर हो गई होगी। बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले के लिए मैं ये जनरली बना रहा हूँ, और वो एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा भी आईटी वाले भी चलेंगे एंड सॉन, बस सिंपल भाषा में मैंने इतना बता दिया। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी चलेंगे, तो कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर साइंटिफिक ऑफिसर, ये जो सेकंड वाली थी, ये साइंटिफिक ऑफिसर, ये जो पे बैंड लेवल 7 वाली, हाँ जी, इसके लिए देखो इन्होंने क्या लिखा है, पास इन MSc, MS, MCA, BE, BTech इन एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन और बिलो फील्ड एज मेंशन बिलो, ठीक है। तो ये फील्ड इन्होंने बता रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंसेस, ये प्लीज ये आप अपने आप देख लेना, मतलब कंप्यूटर साइंस IT वाले एलिजिबल है, CSIT, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूँ, CSIT और ECE, ये है ही है एलिजिबल। ओके, essential qualification on the date of closing application as on 4/4/2023, ये थोड़ी सी भाई इन्होंने बात बोली है कि ये जो essential qualification है, डिग्री पास आउट होने चाहिए आप लोग, है ना। तो जो फोर्थ ईयर वाले हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी पास आउट होना जरूरी है। देखो, शुड हैव obtained the essential qualification on the date of closing of application, तो इन्होंने बोल दिया ना essential qualification ये है, तो मतलब डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, और एक्सपीरियंस में देखो कितनी अच्छी बात बोली है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब टोटल फ्रेशर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फिर पोस्ट देखो भाई। ओके, पोस्ट देखो, साइंटिफिक बी जो पोस्ट है, या साइंटिफिक ऑफिसर, या जो भी है, कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट इन्होंने बताई है ना। एज लिमिट 30 चलेगी भाई, ठीक है। तो तीनों पोस्टों के लिए एज लिमिट 30 है, और ये SC ST के लिए 35 है, OBC NCL के लिए 33 है, PWD के लिए 40 है एंड सॉरी, ये सब आप अपने आप चेक कर लेना, एज लिमिट भी मैंने आपको बता दी है। तो जनरली खैर इतनी एज तक तो आई एम श्योर जो मेरे ऑडियंस हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो इससे 30 तक तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, है ना। और ये सब आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो मतलब एज लिमिट में कोई खास इतनी दिक्कत आएगी नहीं आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है इन्होंने एंड सॉन। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अच्छा बात है भाई, देखो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो एनीवेयर इन इंडिया और एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, तो मतलब आप फॉरेन में भी सेटल होने का अगर आपको है, तो इस पोस्ट के थ्रू आप लोग हो सकते हो, ठीक है जी। ओके, अच्छा, कुछ कुछ पॉइंट्स में स्किप कर जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जब का वीडियो लंबा होगा, मैं जो एसेंशियल एसेंशियल बातें हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता चला जा रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, तो ये इन्होंने बताया भी कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई एंड सॉन, तो ये आप अपने आप पढ़ के देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लेना, ऐसे वीडियो जबरदस्ती का मैं लंबा नहीं खींचना चाहता इसको, ठीक है। तो यू कैन चेक दिस आउट। ओके, कैसे अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है अभी, कुछ नहीं है, बस लॉगिन करना है और कुछ नहीं, फालतू की बातें हैं सब, आप अपने आप पढ़ते हो, इतना जानते हो आप लोग, ठीक है। तो चेकलिस्ट में इन्होंने बताया भाई क्या क्या चाहिए आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या जो भी है इंटरनेट बैंकिंग जो एप्लीकेबल, अगर फीस भरनी है तो, है ना। और ये इमेजेस एंड सॉन, मतलब जो भी आपकी फोटो एंड सॉन वो सब है। अच्छा जी, उसके बाद चॉइस कहाँ कहाँ पे सेंटर है ना। अगरतला में है, अहमदाबाद में है ना, एजवेल में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में, मतलब जो भी मेजर सिटीज है इंडिया की वो सब है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर करके उन्होंने दे रखा है। दिल्ली में सेंटर है ना, गैंगटॉक में है, रांची में है, रायपुर में है, विशाखापट्टनम में है, पोर्ट ब्लेयर में है, शिमला में है, शिलोंग में है एंड सॉन। तो मतलब मेन मेन जगह जो भी है इंडिया की, उन्होंने सब सेंटर्स बना रखे हैं। एप्लीकेशन फी देख लो भाई, SC ST PWD सबके लिए 0 है, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स के लिए 800 है पर एप्लीकेशन पर पोस्ट, मतलब या अगर आपको 3 पोस्टों में अप्लाई करना है तो आपके 2400 रुपए लगेंगे, अगर एक पोस्ट में अप्लाई करना है 800 रुपए लगेंगे। तो मेरे हिसाब से भाई पैसे को इतना ज्यादा आपको नहीं देखना चाहिए, तीनों पोस्ट में अप्लाई करो, जहां पे भी सिलेक्शन हो जाए बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है, और परमानेंट सैलरी है, और अच्छी सैलरी है ना, इंक्रीमेंट भी अच्छा लगता है एंड सॉन, सब कुछ अच्छा है। तो अगर आप चाहते हो, गेट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो एक एज ए सेकंड ऑप्शन आप इसको देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने गेट मांगा ही नहीं है ना। ओके, तो अब देख लो भाई, लिखा हुआ है इन्होंने, कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट नीड टू पे 800 इंक्लूसिव टैक्सेस फॉर एवरी पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, ये सब आप अपने पढ़ लेना भैया ना, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो चलो, ये सब भी हमने देख लिया है, ये आप पॉज करके अपने आप पढ़ सकते हो सब कुछ, चलो आ जाओ।
सिलेक्शन प्रोसेस देखो भाई, प्रॉपर यही तो मजा है ना। देखो मतलब जो अच्छी अच्छी पोस्ट निकलती हैं गवर्नमेंट में, वो एकदम ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, प्रॉपर आपको सारा बताएंगे कैसे हम क्राइटेरिया बना रहे हैं क्या एंड सो ऑन। देखो भाई, सिलेक्शन विल बी डन थ्रू अ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। हाँ तो देख लो भाई, रिटन टेस्ट होना है और उसके बाद इंटरव्यू होना है, दो चीजें होंगी भाई। ठीक है, किसके लिए? वो जो पेबेंट 10 वाली, जो द वेरी फर्स्ट पोस्ट जो मैंने आपको दिखाई थी साइंटिफिक बी वाली। ठीक है, इसके लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों चीजें होंगी। आ जाओ भाई आगे। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई, एंड फॉर साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर एसबी पोस्ट एंड आर ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर साइंटिफिक टेक्निकल सिस्टम। हाँ तो देख लो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू फॉर दिस एंड साइंटिफिक ऑफिसर। ओके, तो दोनों के लिए भाई। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है, ये इन दोनों के लिए रिटन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों चीजें होंगी भाई। ठीक है, रिटन टेस्ट इंटरव्यू दोनों, क्योंकि गस्टेड पोस्ट है। एक सिंपल बात याद रखना भाई, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी गेजेटेड पोस्ट होती है ना, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं होता। सिंपल है। तो अगर आपको लगता है कि सर इंटरव्यू में गड़बड़ चलती है एंड सॉन, भाई इसका कोई वे आउट नहीं है। गेजेटेड पोस्ट है तो बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं होने वाला, सिंपल बात है। ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है तो इसको सिंपल रिटन टेस्ट पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रही है ना, ट्रांसपेरेंसी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। बट गेजेटेड पोस्ट में ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, है ना, क्योंकि गेजेटेड पोस्ट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है ना, कि यू आर मतलब जो आपका प्रेजेंस है और ये जो भी आपका रिकॉर्ड है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सब कुछ है, आपकी इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन, तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट वो इंटरव्यू लेंगे आपका, थोड़ा सा देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप ठीक तरीके से बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो, आपका क्या नेचर है, हल्का फुल्का वो चेकिंग जरूर करेंगे भाई। ऐसे बिना इसके मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने आपकी प्रेजेंस दिखाना, दैट इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, तो इसलिए गैजेटेड पोस्ट में हमेशा इंटरव्यू होगा भाई, सिंपल बात है। ये नॉन गैजेटेड है तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं ले रहे, सीधा रिटन टेस्ट से सिलेक्शन कर रहे हैं। देखो इन्होंने प्रॉपर लिख दिया है। हाँ जी, तो देखो भाई इन्होंने लिख दिया ना, हाँ, सिलेक्शन विल बी डन थ्रू अ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर एंड ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन, लेट मी यूज अनदर कलर, एंड ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन फॉर साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए पोस्ट। ठीक है, तो जो नॉन गस्टेड पोस्ट है सिर्फ रिटन टेस्ट और कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों है। गस्टेड पोस्ट में होना ही होना इंटरव्यू, सिंपल बात याद रखना। ओके, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन मोड एंड द क्वेश्चन पेपर वुड कंसिस्ट ऑफ वन। ये अच्छा बात है भाई, इन्होंने प्रॉपर पूरा देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से बताया। 120 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू रहेंगे, और मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, सॉरी मिनिमम क्या मैक्सिमम टाइम आपका 3 घंटे का रहेगा, और मीडियम विल बी इंग्लिश ओनली। Okay, the question paper will consist of 65 questions from technical area and 35 questions from generic area. सिलेबस मैं आपको बता दूंगा क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 0.25 नेगेटिव भी जाएगा। ओके, और द मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन इज 50% फॉर जनरल। अब ये ध्यान रखना, 50% जनरल का मतलब क्या है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं, ये ढंग से लिखे ना, मिनिमम परसेंटेज फॉर क्वालिफाई। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट वो ये सब अपने आप क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, बट मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। 50% से ऊपर आओगे तो यू आर एलिजिबल, कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी एंड ऑन, बट अगर 50% से नीचे है तो इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आनी। ठीक है, और हर एक जो भी 50% से ऊपर आएगा सबको कॉल नहीं आएगी भाई, ये बात भी ध्यान रखना। तो ये इन्होंने इसलिए लिखा है मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, सिर्फ आप क्वालिफाई, और क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी नौकरी लग गई। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये जो ओनली रिटन टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा था ना, साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट ए का, ये ए पोस्ट जो थी, ये जो लास्ट वाली जो थी नॉन गस्टेड, ये देखो ये वाली, इस पोस्ट के लिए। हाँ, तो इसमें अगर सिर्फ 50% नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। तो ये आगे अपना क्राइटेरिया बनाएंगे, मतलब जितनी पोस्ट है ऑफकोर्स उसके हिसाब से ये सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ओके जी, तो ये ध्यान रखना भाई आप लोग। अच्छा जी, और आगे देखो भाई, तो ये इन्होंने प्रॉपर बता रखा है, एज वेल एज फॉर सच ईच सिलेक्शन सेपरेटली। ठीक है, ये सब आप अपने पढ़ लेना भाई। ओके, फॉर साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी एक्सेट्रा हु हैव क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ये इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस इन द कैंडिडेट्स both in written examination and interview. The weightage of the marks and written examination interview will be ratio of 85:15. It is mandatory to appear in the interview for selection. तो ये देख लो भाई, कितना कितना अच्छा बात इन्होंने प्रॉपर, देखो इतना ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन
बहुत बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने। क्राइटेरिया भी बता दिया है, 85% रिटन टेस्ट और 15% आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ये भी इन्होंने प्रॉपर लिख रखा है कि इट इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। ओके जी, फॉर साइंटिफिक or technical assistant A, the final selection of eligible candidate for appointment will be based on merit position based on the reservation policy arrived फ्रॉम द परफॉर्मेंस एंड कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो हाँ भाई, ये तो सीधा है भाई, इनकी अपना हम बना लेंगे उसके हिसाब से, जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से बना लेंगे। मतलब मेन बात ये है कि 50% आने से आपको कोई सिलेक्शन नहीं हो जाना, बस इसमें हम बस इस बात पर स्ट्रेस दे रहा था कि मिनिमम परसेंटेज 50% से ऊपर आओगे तो यू आर एलिजिबल, लेकिन 50% से नीचे नंबर तो आउट हो आप सीधा, बस ये बता रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब अच्छी बात यह है कि आप ये सोचना कि पेपर थोड़ा मुश्किल आना चाहिए कि 50% नंबर वाले लाने वाले बच्चे बहुत कम हो, बहुत कम होंगे तो फिर इनको आगे कोई फिल्टर वगैरह लगाना नहीं पड़ेगा। अगर 50% आने वाले बच्चे बहुत सारे बन गए तो फिर वही बात है, फिल्टर लगाया जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप समझ पा रहे होगे। ओके जी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड इफ वन कैंडिडेट्स आर देयर, इफ हाँ, इन्होंने बस इसमें ये पूरा पढ़ लेना, मैंने तो पूरा पढ़ लिया, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा है भाई, अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आ गए तो फिर हम मल्टीपल सेशन में पेपर कंडक्ट करेंगे और नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, बस इन्होंने ये बता रखा है। और नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया है आपको, ये देखो भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही गेट का फॉर्मूला है जो नॉर्मलाइजेशन में गेट यूज करता है, ये वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ लेना, जो क्वेश्चंस में ये आएंगे ना, मैं चलो सिलेबस में बात करता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे एंड सॉन। ठीक है, अभी बात नहीं करते। तो इन्होंने बस ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह अप्लाई करेंगे। देख रहे हो मतलब कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आपको बता रहे हैं कि अगर मल्टीपल सेशन हुए तो ऐसे हम कंडक्ट करेंगे एंड सॉन, ये सब प्रॉपर ए टू जेड सब चीजें बताई हैं। ओके जी, तो वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्लीज ये सब अपने पढ़ लेना। इंटरव्यू के लिए द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड अबाउट द डेट एंड द वेन्यू, और ये इन्होंने बता रखा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट, और ये सब तो खैर आपको पता है सरकारी नौकरी में ऐसा तो नहीं करते भाई, आपकी इंटरव्यू की डेट आ चुकी है और आप बोलो कि नहीं मैं इस दिन अवेलेबल नहीं हूँ, अगले दिन कर दो एंड सो ऑन, वो सब ऑफ कोर्स नहीं होता। तो ये सब इन्होंने ये बता रखा है भाई। ठीक है, तो ये आप अपने आप चेक कर लेना। ओके जी। तो यू कैन चेक दिस आउट। तो मतलब बहुत साफ सुथरा एप्लीकेशन इन्होंने बनाया है। ओके जी, आगे आ जाओ। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, आई होप ये आपके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स आप चीटिंग वीटिंग करते पकड़े गए एंड सो ऑन, तो ये सब तो चाहते ही नहीं होगे, ये सब मैं इसलिए पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ये आप आपने आप देख लेना। फिर भी जो कोई जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो पढ़ लेगा भाई, और क्या होगा इससे ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना भाई अपने आप, अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि चीटिंग करते पकड़े गए तो क्या होगा। ओके जी, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई, सिटीजनशिप ये सब प्लीज, रिजर्वेशन कैसे है एंड सो ऑन, ये सब देख लेना अपने आप, है ना प्लीज। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसे जबरदस्ती मैं इसको खींचना नहीं चाहता वीडियो को, जितना शॉर्ट रखूंगा उतना बेटर है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है जी। ओके, सो कट ऑफ डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये आप देख लेना भाई, है ना। तो इन्होंने बताया है कि कट ऑफ एज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एज एज वेल एज essential qualification and experience if applicable will be this, which remain unchanged even in the case of extension of, ठीक है। तो ये मतलब ये 4/4/2023 तक का ही एज मान के चलेंगे, बस ये बता रहे हैं आपको, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए इस टाइम पे आपका, बस 4/4/2023 तक आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चलो, ओके जी, ठीक है। तो बस ये सब आप अपने आप पढ़ लेना, है ना। एप्लीकेशन फी एंड एलिजिबिलिटी ये सब देख लेना, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये भाई, कितने साइज का फोटो होना चाहिए, कैसे लगाना है एंड सो, ये सब फालतू की बातें। तो ये सब आप अपने पढ़ लेना। ऑफ कोर्स फालतू की बातें नहीं है, इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए, है ना। मतलब मेरे लिए फालतू की हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ना मैंने अप्लाई करना, मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसके हिसाब से, मतलब ये इतना ज्यादा कोई बेसिक बेसिक बातें हैं भाई, आप अपने पढ़ना जानते हो ये सब, है ना। तो पढ़ लेना ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देख लो भाई, यहाँ तक देख लो, है ना, और उसके बाद थोड़ा बहुत ये देख लेना। चलो, आ रहे हैं भाई आगे। और वैसे भी मैंने आपको बोला ही है कि मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पीडीएफ है ये डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसका लिंक डलवा दूंगा। ओके, ठीक है भाई, तो ये सब पढ़ लेना आप लोग, है ना। चलो आ जाओ भाई आगे। हाँ, अब आया मजा, मेन बात सिलेबस का। तो सिलेबस देखो भाई क्या है, देखो फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी जो लेवल 10 वाली पोस्ट थी, है ना, लेवल 10 वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, साइंटिस्ट बी। हाँ, ये साइंटिस्ट बी की लेवल 10 वाली जो सबसे बड़ी पोस्ट थी, है ना, इसमें सैलरी काफी ज्यादा थी। हाँ जी, तो इसके लिए देखो भाई क्या कह रहे हैं ये, देखो भाई। हाँ जी, तो जेनरिक जेनरिक पोर्शन में है जी, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज हैं, ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जनरल एप्टीट्यूड है। तो ये सब कुछ आ रहा है जैसे आपका गेट में आता है उसी टाइप का ही आएगा। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद हाँ, टेक्निकल शुरू हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में। तो देखो भाई क्या क्या चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो बताया था ना मैंने, शायद 35% है ये और 65% है ये, है ना। देखो इसमें मैंने शायद आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया था। तो 35% एप्टीट्यूड था, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
हाँ, ये देखो लिखा हुआ है ना, देखो क्वेश्चन पेपर विल कंसिडर 65% क्वेश्चन टेक्निकल एंड 35 क्वेश्चन फ्रॉम जेनेरिक एरिया। तो ये 35 मतलब कितने क्वेश्चन है टोटल? 120 बताए थे ना मैंने आपको। हाँ, 120 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से 35% जो आएंगे वो यहाँ से आएंगे। ठीक है, अराउंड 42 क्वेश्चंस बन गए ना, 42 क्वेश्चंस ये यहाँ से होंगे, और बाकी मतलब ठीक है, आप देख लेना 35% यहाँ से, 65% यहाँ से है। ठीक है, बस मैंने मेन बात आपको बता दी है। हाँ जी, तो अब आ जाओ भाई आगे। तो वैसे मैं 35% करना है 120 का, तो आप कर सकते हो ना भाई। 35% 120 का कितना हो जाएगा? 100 होता तो 35 हो जाते, और 20 ऊपर बढ़ा हुआ है तो 20 से 7 और बढ़ जाएंगे, है ना। तो 35 और 7, हाँ 42, 42, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन ठीक करी थी। तो 42 क्वेश्चन यहाँ पे जाएंगे जेनेरिक में, और 65 क्वेश्चंस यहाँ पे जाएंगे। तो 120 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 78। तो 78 यहाँ है, तो 42 और 78। ठीक है, तो 42 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, और 78 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल से आएंगे। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, तो ये है जी सबसे पहला। तो उसमें कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो आपको पता ही होगा, है ना। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो भी बहुत बेसिक है, तो इन्होंने वो स्पेसिफाई नहीं किया है मेरे ख्याल से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्पेसिफाई कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वगैरह वो सब आ जाएंगे अपने आप से। ठीक है, तो प्लीज वो मत बोलना कि इन्होंने बेस थ्योरम नहीं दी सर, बेस थ्योरम कहाँ है, वो ऑब्वियस है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है वो सी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आ गई, बेस थ्योरम भी आएगी, सब कुछ आ गया। ठीक है जी, ओके। तो अच्छा, उसके बाद फिर रैंडम वेरिएबल वगैरह वो सब आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग, समेशन, जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो सब है जो आपका गेट में है, सब कॉपी पेस्ट मार रखा है एज इट इज, सब गेट में आता है ये सब, है ना। अच्छा, डिजिटल लॉजिक में देख लो भाई, लॉजिक फंक्शन, मिनिमाइजेशन, डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ कम्बिनेटोरियल सर्किट्स, है ना, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने सीक्वेंशियल सर्किट नहीं दिया भाई, बढ़िया काम हो गया आपके लिए। अच्छा, ओ सॉरी, दिया तो है सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट, सब है, गेट वाला है सारा कुछ, जो डिजिटल में आप गेट में देखते हो सब एज इट इज कॉपी पेस्ट है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में प्लीज ये सब आप अपने देख सकते हो, बिल्कुल वही का वही है भाई, सब गेट वाला ही है ना। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, कैश मेमोरी एंड सॉन, सब सब गेट वाला है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारे लिए नहीं है। तो सिंपल भाषा में बोलूं, कंप्यूटर साइंस वाले हो ना, मारो गोली इसको। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो कहीं से कुछ कुछ देख लेना, नहीं तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे आपको। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, मारो गोली। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट है ही नहीं, तो नहीं है तो छोड़ दो। क्योंकि फायदा कंप्यूटर वालों को है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि ये जो ऊपर ये सब देख रहे हो, चलो ये सब तो आ जाएगा आगे, ये प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कंपाइलर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, है ना। तो ये सब वो पढ़ते ही नहीं है, तो फिर उनको दिक्कत है। लेकिन आप लोगों के लिए एडवांटेज है, तो कंप्यूटर साइंस वालों का सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बीइंग अ कंप्यूटर साइंस टीचर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया और बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो आप 1 मिनट में पछाड़ दोगे, क्योंकि ये सब उनका है ही नहीं, उन सबको स्टार्टिंग से सारा पढ़ना पड़ेगा, हमारे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये सब हमारे को आता है। ये 2 चीजें हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि जॉब लेनी है हैंड्स ऑन, तो मतलब आप ये थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का देख लेना, बहुत जगह से यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाएँगे, तो आप यहाँ इसका थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, है ना? नहीं तो बेशक से छोड़ भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्राइटेरिया में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी, मतलब इतना परेशान होने की बात नहीं है। 78 क्वेश्चन्स हैं, तो उसमें से इसके अब मैं ऑफ कोर्स इतना तो नहीं बता सकता कितने क्वेश्चन्स आएँगे, इन्होंने तो प्रॉपर बताया नहीं है, पर इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है? तो आप कंफर्टेबली इनको स्किप कर सकते हो। मतलब मेरा मेन कंसर्न ये है कि यहाँ पे ये मत बोल के बैठ जाना कि सर ये 2 टॉपिक तो हमारे को आते नहीं, इनके पीछे सिर पकड़ के बैठे रहो, बाकी सब पढ़ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, तो छोड़ दो इनको, ठीक है? टेंशन की बात नहीं। अच्छा, आ जाओ अभी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने कहा है कि प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न लैंग्वेज जो गेट में नहीं आती, तो वो मॉडर्न लैंग्वेजेस की आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जैसे जावा, डॉटनेट, पीएचपी, पाइथन, गोलैंग, है ना? ये सब आपको आना चाहिए। फंक्शन, रिकर्सन, पैरामीटर पासिंग, स्कोप, ये सब तो जनरल है। बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एरे, है ना, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ये सब सब वही है, ये सब लगभग गेट का है, बट ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह ये सब थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। एल्गोरिथम्स में एनालिसिस, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस, एवरेज केस, डिजाइन, ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ट्री ग्राफ, तो ये गेट है, सब गेट वाला है। यहाँ से बस ये पी एन पी वो गेट में नहीं है, अब नहीं है, पहले आया करती थी, तो पुराना गेट का सिलेबस इन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा है और कुछ नहीं, मतलब वही है, सब ज्यादा कोई खास नहीं है दिक्कत। कंपाइलर डिजाइन कॉपी पेस्ट है जी, गेट का आप चेक कर सकते हो, वर्ड बाय वर्ड, लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग एंड सो ऑन, सब कुछ हो गया। इंटरमीडिएट, टारगेट कोड जनरेशन, बेसिक्स ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो कोड जनरेशन वगैरह नहीं है हमारा गेट में, बट इन्होंने ये भी थोड़ा सा डाल रखा है, टारगेट कोड जनरेशन।
अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाओ जी। प्रोसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कंकरेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग, है ना। उसके बाद फिर मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल आईओ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो वही है, लगभग वही है। डेटाबेसेस में ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, डेटाबेस डिजाइन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड सो ऑन। एसक्यूएल आ गया, फाइल स्ट्रक्चर, ये सब बी प्लस टी सब गेट वाला है। ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी गेट वाला है। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस ये अलग है, ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कहोगे तो नो एसक्यूएल बहुत आसान होती है, इसमें कुछ नहीं होता, ज्यादा कोई खास इसमें वो फर्क नहीं है। एसक्यूएल से बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो मैं आपको कहोगे तो एक आधा वीडियो बना करके आपको नो एसक्यूएल के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो मोंगो डीबी एंड सॉन वो सब आता है, तो वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। नो एसक्यूएल वगैरह क्या है एंड सॉन तो देखेंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आया, कुछ रिस्पांस मिला मुझे इस वीडियो पे, तो आई कैन मेक अ वीडियो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस आल्सो। बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई खास नहीं होता इतना, ठीक है। चलो, तो ये सिलेबस आप देख सकते हो भाई, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है, और फाइल तो मैं डलवा ही दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। चलो आ रहे हैं आगे, ठीक है जी। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नया आ गया भाई, है ना। तो ये चीज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, प्लीज ये सब आप देख लेना अपने आप। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आ गया है, वेब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, साइबर सिक्योरिटी आ गया, क्लाउड टेक्नोलॉजीज आ गई। तो ये सब गेट में नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क्स है लेकिन ये नहीं है। वेब टेक्नोलॉजीज हैंड्स ऑन ये सब अब नहीं आता, लेकिन अब इन्होंने डाला हुआ है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई सिंपल भाषा में बोलो तो सिलेबस वास्ट है, बट नो प्रॉब्लम, आप कवर अप कर सकते हो इन चीजों को। ज्यादा कोई खास ये है नहीं, इतना डिफिकल्ट चीजें है नहीं। अगर गेट की तैयारी कर रखी है आपने, गेट के बारे में नॉलेज है आपको, तो ये चीजें बहुत ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगी आपको। चलो आ जाओ आगे। अच्छा जी, फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर, ये जो और साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंट, तो दोनों का इकट्ठा सिलेबस दे रखा है अभी इन्होंने, ठीक है। तो डिफरेंट सिलेबस है, अभी प्लीज ध्यान रखना। जो बाद की दो पोस्ट थी, ये दोनों पोस्ट, इनके लिए सिलेबस डिफरेंट है भाई। तो जो पहली पोस्ट थी, जो पे बेन 10 वाली, है ना, वो गस्टेड पोस्ट थी, तो उसका सिलेबस अलग है, और इनका इसका अलग से दिया है इन्होंने, है ना। क्योंकि उसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पे है ना, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये डिफरेंस करना चाह रहे होंगे। ओके, तो ये तो वही लगभग वही है ना, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह। अच्छा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ये भी वही है, डिजिटल आप देख लेना, है ना। तो इन्होंने बस थोड़ा सा और डिटेल बता दिया है कि मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, सीक्वेंसर सर्किट में एसआर, जेके, डीटी, और ये मतलब वही बात है, जो कम्प्यूटर सर्किट यहाँ पे प्रॉपर नेम करके बोल दिया, वहां पे बस लिख करके भाग गए। ये सारे कम्प्यूटर सर्किट ही तो है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, है ना, सब्ट्रैक्टर, एडर। ओके, देखो इन्होंने लिखा भी है कम्बिनेटोरियल लॉजिक सर्किट्स एंड सो ऑन। प्लीज ये सब थोड़ा थोड़ा आप देख लेना भैया ना, प्लीज। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसको इतना खींचना नहीं चाह रहा था। ओके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में देख लेना, प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये नया डाल दिया इन्होंने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसमें नहीं था, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया उन्होंने। अच्छा, और प्रोग्रामिंग इन डेटा स्ट्रक्चर्स में ये वो वाली बात उन्होंने हटा दिया भाई, पाइथन वाइथन वाली। प्रोग्रामिंग इन सी डाल रखा है सीधा उन्होंने, फंक्शन, रिकर्शन एंड सो ऑन, स्कोप, बाइंडिंग, ये सब वही गेट गेट वाला कॉपी पेस्ट है, गेट वाला। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलग से इन्होंने टॉपिक बना दिया, उसमें वो नई प्रोग्रामिंग घुसा दी होगी, देख लो घुसा रखा होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विज जावा, डॉट नेट, पीएचपी, पाइथन, गोलैंग एंड सो ऑन, तो डाल रखा है भाई इन्होंने, है ना। तो बस हल्का फुल्का पॉइंट्स में फर्क है और कुछ नहीं। अच्छा जी, एल्गोरिथम्स में देख लो भाई, ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है, यही है, मतलब ब्रांच एंड बाउंड और वो सब तो नहीं घुसा है इन्होंने, है ना। तो गेट वाला ही है लगभग, ठीक है। डेटाबेसेस में भी वही है, फाइल स्ट्रक्चर है। अच्छा, इन्होंने शायद यहाँ पे नो एसक्यूएल हटा दिया होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। हाँ, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हटा रखा है, वहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा गैप होगा, वो आप अपने चेक कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गया भाई, लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, ये सब कंपाइलर वाली बातें हैं, है ना। प्लीज, तो यू कैन चेक दिस आउट, है ना। आप प्लीज इसको पूरा पढ़ लेना। कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये सब कुछ है। अच्छा, वेब टेक्नोलॉजीज ये सब भी आ रही हैं, है ना। आईसीएमपी, डीएनएस, एसएम, एसएमटीपी, पॉप, एफटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस। अच्छा, ये क्या कर दिया ना आईसीएमपी। आईसीएमपी तो नेटवर्क लेयर पे है, इन्होंने एप्लीकेशन लेयर में डाल रखा है। चलो खैर, ठीक है भाई, जो भी है, तो नो कमेंट्स ऑन दिस। चलिए ठीक है, ये सब आप प्लीज देख लेना अपने आप। ओके, चलो आते हैं भाई आगे। हाँ, बस आगे तो परफॉर्मा वगैरह प्लीज, ये आपके मतलब की चीजें नहीं है, जब आप भर रहे होगे तो ये आप अपने आप चेक कर सकते हो, ये है ना। ये देख लेना भाई अपने आप, इसमें ज्यादा कोई खास, ये सब तो बस बातें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड थी भाई, है ना। लास्ट स्लाइड आपने ये चेक कर ली होगी, तो मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि आप सब ये देख सकें अच्छे से, ठीक है। सिलेबस ये सब देख लो, चलो आ जाओ भाई। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको अन अकेडमी के बारे में बता देता हूँ। ओके, सो या बुनियाद बैच हमारा चल रहा है, और गेट 2025 फरवरी 28 से शुरू है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरी यहाँ पे चल रही है, सुबह 8:30 से 10 बजे तक। और अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई द कोड खुराना सर, KHURANASIR।
ठीक है जी। ओके, उड़ान बैच इज फॉर अगेन 2024, बुनियाद वॉज फॉर 2025। ठीक है। ओके, और यहाँ पे भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरी चल रही है, तो अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हो देन यू कैन अप्लाई द कोड खुराना सर। सेम टाइमिंग है अभी 8:30 से 10 बजे तक। ठीक है, मॉर्निंग में। उड़ान और बुनियाद बैच के यूएसपीज हैं, ये आप अपने आप चेक कर सकते हैं। ओके, और अगर आप ईएमआई पे लेना चाहते हैं देन ये स्लाइड आपके लिए है। फॉर 2351 प्राइस पड़ेगा आपको मंथली। ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। ये स्टेप्स हैं आपके पास रैंक प्रेडिक्टर फॉर गेट 2023। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये फीचर्स हैं अभी प्लस के और आइकॉनिक के। प्लस में आपको टॉप एजुकेटर डिजिटल नोट्स टेस्ट सीरीज मिलेगा, बट कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग फीचर्स है, प्रिंटेड नोट्स एंड सॉन, ये सब आपको आइकॉनिक में मिलेगा। तो ये स्लाइड आपके लिए है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन एनरोल। बार बार समझाता हूँ, पढ़ाई करना मुश्किल बात नहीं है, 1 साल तक लगातार पढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी शुरू शुरू में पढ़ाई करोगे, बाद में धीरे धीरे आपका पेस जो है वो लूज होता चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं गाइडेड प्रिपरेशन, मैं हूँ, बहुत बड़ी टीम है हमारी, बहुत सारे और टीचर्स भी हैं, लगभग हर टीचर को 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। देन यू कैन, इफ यू वांट देन यू कैन लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।